हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल जीपी क्लासेस। और आज की इस वीडियो में हम आपको कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे इलेक्ट्रिकल मेजरमेंट और इंस्ट्रूमेंटेशन के। ये क्वेश्चंस आपको टीजी 2 की तैयारी के लिए और कई प्रतियोगी परीक्षाएं की तैयारी के लिए काफी हेल्पफुल साबित होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो गौरव सर, पहला क्वेश्चन बताइए। तो पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा इंटीग्रेटिंग इंस्ट्रूमेंट होगा? एमीटर होगा, वोल्ट मीटर होगा, वाट मीटर होगा या फिर वाट आवर मीटर होगा? तो जल्दी से बताइए, निम्नलिखित 4 मीटर्स में से, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट में से कौन सा इंटीग्रेटिंग इंस्ट्रूमेंट होगा? तो देखो, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। आपको पता होना चाहिए पहली बात कि इंस्ट्रूमेंट क्या होते हैं और इंस्ट्रूमेंट हमारे कितने टाइप के होते हैं। ठीक है, जब तक आपको ये पता नहीं होगा हमारे इंस्ट्रूमेंट कितने टाइप के होते हैं तो आपको कहीं ना कहीं प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है। ठीक है, तो अगर देखा जाए तो हमारे इंस्ट्रूमेंट 2 टाइप के होते हैं। एक होता है प्राइमरी, जिसे बोलते हैं एब्सोल्यूट इंस्ट्रूमेंट, दूसरा जो हमारा होता है ये होता है सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट। सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट हमारे करीब 3 टाइप के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? पहला हो गया हमारा इंटीग्रेटिंग इंस्ट्रूमेंट, दूसरा रिकॉर्डिंग और तीसरा होता है हमारा इंटीग्रेटिंग इंस्ट्रूमेंट। तो ये तीसरे इंस्ट्रूमेंट के बारे में बात करें, इंटीग्रेटिंग इंस्ट्रूमेंट हमारा कौन सा है? तो आपके सामने 4 ऑप्शन है। पहला है वॉट मीटर, क्या ये होता है आपका वोल्ट मीटर? और उसके बाद तीसरे नंबर पे वाट मीटर, उसके बाद एम्पियर आवर मीटर। तो आपको जवाब देना इंटीग्रेटिंग इंस्ट्रूमेंट कौन सा होता है। बहुत प्यारा क्वेश्चन आपका। देखो, वॉट मीटर, सॉरी ये एमीटर और वोल्ट मीटर, ये कौन से होते हैं? ये होते हैं आपके कौन से? ये आपके इंटीग्रेटिंग इंस्ट्रूमेंट होते हैं। कैसे होते हैं? इंटीग्रेटिंग इंस्ट्रूमेंट होते हैं। जबकि हमारा जो एम्पियर आवर मीटर होता है, सॉरी वॉट आवर मीटर जो होता है हमारा, ये होता है हमारा इंटीग्रेटिंग इंस्ट्रूमेंट। इसका जिसने भी जवाब दिया ऑप्शन नंबर डी, उसका बिल्कुल सही जवाब है। क्या हो जाएगा इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका। ठीक है, अभी इसके बारे में अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे लास्ट में, तीनों इंस्ट्रूमेंट के बारे में आपको चीजें और क्लियर हो जाएगी। तो अगला क्वेश्चन आपके सामने है, रेजिस्टेंस कैन बी मेजर्ड विद द हेल्प ऑफ। इसका मतलब है कि वो कौन सा इंस्ट्रूमेंट होगा जिसकी सहायता से आप रेजिस्टेंस को मेजर कर सकते हैं? वाट मीटर होगा, वोल्ट मीटर होगा, एमीटर होगा, ओम मीटर एंड रेजिस्टेंस ब्रिज हो गए, या फिर ऑल ऑफ दीज? तो जल्दी से बताइए। आपका जो समय है, समय आपको दिया जाएगा लगभग 10 सेकंड के आसपास, और आपको ये बताना है कि सही आंसर क्या होगा। ये देखो, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। ये भी आपका बहुत सिंपल क्वेश्चन है, पेपर में पूछा जाता है कई बार आपसे। ठीक है, तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि जो हम रेजिस्टेंस को मेजर करते हैं इसके हमारे 3 मेथड होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक होता है हमारा लो रेजिस्टेंस मेथड, एक होता है मीडियम रेजिस्टेंस और तीसरा होता है हमारा हाई रेजिस्टेंस मेथड। ठीक है, ये लो रेजिस्टेंस मेथड में जो रेजिस्टेंस की वैल्यू होती है लेस देन 1 ओम होता है। जबकि मीडियम वाले में क्या होता है, 1 ओम से लेके 100 किलो ओम तक होता है। कितने तक होता है? 100 किलो ओम। और जो आपके हाई हाई रेजिस्टेंस होते हैं, ये कितना होता है आपका? ये मोर देन 100 किलो ओम से ज्यादा होते हैं। ठीक है, फिर बोल सकते हैं 0.1 मेगा ओम से जस्ट ऊपर वाले होते हैं। तो आपसे वही पूछ रहा है रेजिस्टेंस को मेजर करने कौन कौन से तरीके हैं। तो आपको पता होना चाहिए, ये देखो, ओम मीटर और आपका रेजिस्टेंस ब्रिज, इससे हम रेजिस्टेंस को मेजर करते हैं। क्या करते हैं? रेजिस्टेंस को मेजर करते हैं। तो इसका जिसने भी जवाब दिया ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, यानी कि ओम मीटर एंड रेजिस्टेंस ब्रिज, उसका बिल्कुल सही जवाब है। अगर ओम मीटर के बारे में बात करें हम, तो ओम मीटर से हम मीडियम रेजिस्टेंस मेजर करते हैं। क्या करते हैं? मीडियम रेजिस्टेंस मेजर करते हैं। और जो भी आपके रेजिस्टेंस ब्रिज है, चाहे आपका वो कौन सा है, केल्विन डबल ब्रिज है आपका, ठीक है, केल्विन डबल ब्रिज है तो इससे आप लो रेजिस्टेंस मेजर करोगे। अगर आपके पास व्हीटस्टोन ब्रिज है तो इससे आप मीडियम रेजिस्टेंस मेजर करोगे। शायद आपको चीजें क्लियर है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपके सामने है, वो कौन सा इंस्ट्रूमेंट होगा जो इंडिकेट करता है इंस्टेंटेनियस वैल्यू को? इंस्टेंटेनियस वैल्यू को तो उपकरण उस समय मापी जाने वाली विद्युत मात्रा का तात्कालिक मान इंगित करते हैं, उसे क्या कहोगे? एब्सोल्यूट इंस्ट्रूमेंट कहोगे, इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट कहोगे, रिकॉर्डिंग इंस्ट्रूमेंट कहोगे, या फिर इंटीग्रेटिंग इंस्ट्रूमेंट कहोगे? तो जल्दी से बताइए कि जो इंस्ट्रूमेंट है वो अगर इंस्टेंटेनियस वैल्यू को प्रदर्शित करेगा तो उस इंस्ट्रूमेंट को आप कौन सा इंस्ट्रूमेंट कहोगे? देखो, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि इंस्ट्रूमेंट हमारे 2 टाइप के होते हैं। पहला होता है हमारा एब्सोल्यूट इंस्ट्रूमेंट और दूसरा होता है हमारा सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट। और हमारे जो सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट होते हैं ये हमारे 3 टाइप के होते हैं। जैसे कि आपको ये ऑप्शन नहीं दिख रहा है यहाँ पे, इंडिकेटिंग ये पहला है, रिकॉर्डिंग आपका दूसरा है और इंटीग्रेटिंग आपका तीसरा है। ठीक है, सेकेंडरी के 3 टाइप होते हैं। तो आपसे क्या पूछ रहा हूँ कि ऐसा कौन सा तीनों में चारों में से इंस्ट्रूमेंट है
जो आपके इंस्टेंटेनियस वैल्यू को क्या करता है, एक तरह से उसको क्या करता है, एक तरह से इंगित करता है, उसको प्रेजेंट करता है, ठीक है। तो ऐसा कौन सा होता है, तो आपको अच्छे से पता होना चाहिए कि कौन सा इंस्ट्रूमेंट होता है। तो ये होता है हमारा इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट, यानी कि इसका जिसने भी जवाब दिया इसका, तो इसका क्या होगा, इसका फटाफट आप कमेंट सेक्शन में जवाब दे सकते हो। तो मैं देख रहा हूँ यहाँ पे कमेंट सेक्शन में हल्के फुल्के आवाज आ रहे हैं। इसका क्या हो जाएगा, तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए होगा या सी होगा या बी। तो मैं देख रहा हूँ यहाँ पे सही जवाब आ रहे हैं, और इसका क्या हो जाएगा, तो इसका जिसने भी जवाब दिया है कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन बी, यानी कि इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट। इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट आपको कौन सा होते हैं, एमीटर हो गया, वोल्ट मीटर हो गया, आपका ओम मीटर हो गया। ये क्या करते हैं, ये आपके इंस्टेंटेनियस वैल्यू को, जो आपका एक तरह से तत्कालीन जो मान होता है, उसको क्या करते हैं, एक संकेत के माध्यम से पैमाने पे, जो पैमाना पे पहले एक तरह से क्या है, जो आपके स्केल है उस पे से पहले से इंडिकेटिंग, उस पे क्या करते हैं, आपके इंस्टेंटेनियस वैल्यू को क्या करते हैं, उसको प्रेजेंट करते हैं। शायद आपको चीजें क्लियर है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है, द यूज ऑफ इंस्ट्रूमेंट इज merely confined within laboratories as standardizing instrument। इसका मतलब है कि वो कौन सा इंस्ट्रूमेंट होता है जिसका ज्यादातर यूज लैबोरेटरीज में स्टैंडर्डाइजेशन के लिए किया जाता है। तो ऐसा इंस्ट्रूमेंट क्या होगा, एब्सोल्यूट इंस्ट्रूमेंट होगा, इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट यानी कि जो सूचक वाले यंत्र होते हैं वो होंगे, रिकॉर्डिंग इंस्ट्रूमेंट होंगे, इंटीग्रेटिंग मतलब जिसके अंदर पूरा का पूरा जो वैल्यू है वो जुड़ता चला जाता है, इंटीग्रेटिंग इंस्ट्रूमेंट होगा, या नन ऑफ दीज। तो जल्दी से बताइए क्या आंसर होगा इस क्वेश्चन का। तो देखो बहुत सिंपल क्वेश्चन, आपसे आपसे क्या पूछ रहे हैं, लेबोरेटरीज में जो आप एक इंस्ट्रूमेंट यूज करते हो, कॉमनली जो एक इंस्ट्रूमेंट यूज करते हो उस, ठीक है, तो कौन सा होता है वो। तो मैंने आपको कई बार बता चुका हूँ, 2 बार बता चुका हूँ कि हमारे जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं 2 टाइप के होते हैं। पहले एब्सोल्यूट हो गया, दूसरा हमारा सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट। सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट हमारे 3 टाइप के होते हैं, कौन कौन से, इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट, रिकॉर्डिंग इंस्ट्रूमेंट और इंटीग्रेटिंग इंस्ट्रूमेंट, ठीक है। तो हम जो एक तरह से लेबोरेटरी में जो यूज करते हैं स्टैंडर्ड के फॉर्म में, कौन सा होता है हमारा, एब्सोल्यूट होता है। तो इसका जिसने भी जवाब दिया ऑप्शन नंबर ए, उसका बिल्कुल सही है, ठीक है। एब्सोल्यूट के बारे में क्या होता है, एक तरह से जो आपका टेजेंट, जो आपका गैल्वेनोमीटर होता है, यानी कि जो एक क्या करते हैं, एक चीजों को बस इंडिकेट करते हैं, जो इंस्ट्रूमेंट चीजों को क्या करते हैं, एक इंडिकेट करते हैं बस, ठीक है। ये हमारे कौन से होते हैं, एब्सोल्यूट इंस्ट्रूमेंट होते हैं। जबकि जो हमारे सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट होते हैं, ये क्या करते हैं, इस स्केल पे क्या होता है, ऑलरेडी वहां पे ना कुछ वैल्यू क्या मेंशन होता है, स्केल पे क्या कुछ वैल्यू पहले से मेंशन होता है, उसी वैल्यू पे जो पॉइंटर होता है, डिफ्लेक्शन के माध्यम से चीजों को क्या करते हैं, कंपैरिजन के माध्यम चीजों को रिप्रेजेंट करते हैं। यानी जो चीज वहां पे स्केल पे मेंशन है, उसी पे डिफ्लेक्शन के फॉर्म पे स्केल चल के और उसी रीडिंग को क्या करता है, वो मेजर करता है। ये हमारे क्या होता है, सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट होते हैं। और सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट में हमारे 3 टाइप के होते हैं। इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट हमारा कौन सा आता है, तो हमारा एमीटर, वोल्ट मीटर, ठीक है। और दूसरा अगर रिकॉर्डिंग इंस्ट्रूमेंट के बारे में बात करें, तो इसमें क्या होता है, इसमें अगर बात करें, इसमें रिकॉर्डिंग पावर फैक्टर आ जाएगा आपका, ईसीजी वगैरह जो मशीन होता है इसके अंतर्गत आ जाता है आपका। और इंटीग्रेटिंग में आपके जो घर में एनर्जी मीटर लगा हुआ है ना, क्या करते हैं, एक टाइम प्रोटोकॉल पर ग्राफ पेपर, उसको क्या कहते हैं, टाइम टू टाइम उसको एक तरह से उस पर लिखते रहते हैं। जैसे हमारा एनर्जी मीटर है, कितने टाइम में आप कितना इलेक्ट्रिसिटी यूज कर रहे हो, उसको टाइम टू टाइम वहां पे क्या करते हैं, काउंट करता रहता है। ये हमारे कौन से इंस्ट्रूमेंट है, ये हमारे इंटीग्रेटिंग इंस्ट्रूमेंट होते हैं। शायद आपको चीजें क्लियर है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपके सामने है, इंस्ट्रूमेंट, एक मिनट, आपका अगला क्वेश्चन है, इंस्ट्रूमेंट मेजर द टोटल क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी डिलीवर्ड एट ए पर्टिकुलर टाइम। इसका मतलब है एक निश्चित टाइम में अगर आपका इंस्ट्रूमेंट जो है वो एक स्पेसिफिक इलेक्ट्रिसिटी को डिलीवर कर रहा है, तो ऐसा इंस्ट्रूमेंट जो इस चीज को मेजर कर पाए उसे आप क्या कहोगे, उसे आप एब्सोल्यूट इंस्ट्रूमेंट कहोगे, इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट कहोगे, रिकॉर्डिंग इंस्ट्रूमेंट कहोगे, या फिर इंटीग्रेटिंग इंस्ट्रूमेंट कहोगे। मैंने आपको अभी बताया, चारों इंस्ट्रूमेंट के बारे में अच्छे से मैंने बता दिया था अभी आपको, ठीक है। तो आपसे क्या पूछ रहा है कि एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट कौन सा है जो टोटल क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, यानी जो आपके इलेक्ट्रिसिटी को एक पर्टिकुलर टाइम पे क्या करता है, एक तरह से उसको एक तरह से मेजर करता है। तो मैंने आपको बताया था, जब एक पर्टिकुलर टाइम आएगा और इलेक्ट्रिसिटी मेजर के बारे में बात होगी, यानी कि एक तरह से क्या कर सकते हैं, ग्राफ पेपर पे उसके टाइम टू टाइम उसको क्या करेगा, डोनेट, उसको क्या करेगा, नोट करता रहेगा। तो ये हमारे किस में होता है, ये हमारा इंटीग्रेटिंग इंस्ट्रूमेंट में होता है। अब क्या होता है इसमें, इसका जिसने भी जवाब दिया ऑप्शन नंबर डी, उसका बिल्कुल सही है। ये हो जाएगा आपका एनर्जी मीटर, इसके अंतर्गत आता है। आपके घर में जो इलेक्ट्रिसिटी मेजर करने के लिए जो आपने एनर्जी मीटर लगाया है, ये आपका इंटीग्रेटिंग इंस्ट्रूमेंट होता है। और ये क्या करता है, इलेक्ट्रिसिटी को एक टाइम टू टाइम क्या करता है, उसको मेजर करता रहता है। शायद आपको चीजें क्लियर है। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, हम
स्प्रिंग कंट्रोल मेथड में एक स्प्रिंग का यूज करते हैं, तो क्वेश्चन ये है कि जो स्प्रिंग है उसकी क्या क्वालिटीज होनी चाहिए। तो पहले क्वालिटी है शुड बी नॉन मैग्नेटिक, इसका मतलब है कि मैग्नेटिक प्रॉपर्टी वाला नहीं होना चाहिए। शुड हैव ए लो टेम्परेचर कोफिशिएंट, लो टेम्परेचर कोफिशिएंट होना चाहिए स्प्रिंग का। या फिर शुड हैव लो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, इसका मतलब है जो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस है जो स्प्रिंग का वो कम होना चाहिए। शुड नॉट बी सब्जेक्टेड टू फटीग, इसका मतलब है कि जैसे जैसे हम उसको यूज करेंगे समय के साथ वो जो है उसकी प्रॉपर्टीज खराब नहीं होनी चाहिए, या ऑल ऑफ दीज। तो जल्दी से बताइए क्या आंसर हो सकता है। देखो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए जो ये स्प्रिंग कंट्रोल होता है तो ये होता है क्या आपका, ठीक है। जब तक आपको ये पता नहीं होगा तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम क्रिएट होगा आपके साथ, ठीक है। जब तक आपको इसके बारे में पता ही नहीं होगा तो प्रॉब्लम तो क्रिएट होगा ही होगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसके बारे में देख लेते हैं क्या चीज होता है क्या चीज नहीं होता। तो जो हमारे इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट होता है, जैसे मैंने आपको बताया एमीटर होता है आपका और वोल्टमीटर हो गया। तो इसके लिए हम 3 प्रकार के टॉर्क यूज करते हैं। कौन कौन सा? एक होता है हमारा डिफ्लेक्टिंग टॉर्क, दूसरा होता है हमारा कंट्रोलिंग टॉर्क, और तीसरा होता है हमारा कौन सा, तीसरा टॉर्क कौन सा होता है हमारा? तो तीसरा होता है हमारा कौन सा? देखो पहला हमारा डिफ्लेक्टिंग हो गया, दूसरा कंट्रोलिंग हो गया, तीसरा हमारा डंपिंग टॉर्क। तो जो हमारा बीच का कंट्रोलिंग टॉर्क है, इस कंट्रोलिंग टॉर्क को हम 2 मेथड्स के थ्रू क्या करते हैं? कंट्रोल करते हैं। कौन कौन सा होता है? एक होता है हमारा स्प्रिंग कंट्रोल मेथड और दूसरा होता है हमारा ग्रेविटी कंट्रोल मेथड। जो हमारा स्प्रिंग कंट्रोल मेथड है हम उसी के बारे में बात करें कि हम इसके में जो हम स्प्रिंग कंट्रोल मेथड में जो हम स्प्रिंग यूज करते हैं उसमें कौन कौन सी प्रॉपर्टीज होनी चाहिए उसके, ठीक है। तो पहला क्या इसका नॉन मैग्नेटिक, बिल्कुल सही बात है भाई। अगर स्प्रिंग कंट्रोल में अगर मैग्नेट का उसके ऊपर इफेक्ट पड़ेगा तो कि जो पॉइंटर है वो हम चाहेंगे नहीं फिर भी अपने आप रोटेट करेगा, तो प्रॉब्लम क्रिएट होगा ना उसके साथ। उसके बाद क्या दूसरा ऑप्शन आपका, उसका लो टेम्परेचर कॉम्पिटेंट होना चाहिए। बिल्कुल उसका लो टेम्परेचर कॉम्पिटेंट ये नहीं कि उसके टेम्परेचर प्रभाव पे बहुत कम पड़े उसका, ठीक है। और तीसरा क्या उसका लो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस उसका होना चाहिए, उसका स्पेसिफिक रेजिस्टेंस बिल्कुल कम होना चाहिए। और बात करें हम उसका जो अगर क्या कहते हैं, अगर जैसे कि उसका टाइम बढ़ता है आपका, ठीक है, आप इंस्ट्रूमेंट यूज कर रहे हो 1 साल हो गया 2 साल हो गया, अगर ऐसे होता रहेगा उसकी प्रॉपर्टी अगर चेंज होती है तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम होगा ना। तो सारे प्रॉपर्टीज उसके अंदर होना चाहिए कि सब कुछ होना चाहिए, उसको नॉन मैग्नेटिक होना चाहिए, उसका जो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस कम होना चाहिए और उसका टेम्परेचर कॉम्पिटेंट भी लो होना चाहिए। तो इसका जिसने जवाब दिया ऑप्शन नंबर क्या लास्ट वाले यानी 5वां ऑल ऑफ दिस, उसका बिल्कुल सही जवाब है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है द ऑपरेटिंग वोल्टेज ऑफ ए मैगर इज अबाउट। इसका मतलब है जो मैगर जिसका हम यूज करते हैं इंसुलेशन मेजरमेंट में, उस मैगर का जो ऑपरेटिंग वोल्टेज होगा वो कितना होता है। 6 वोल्ट होता है, 12 वोल्ट होता है, 40 वोल्ट होता है, या 100 वोल्ट होता है। ये भी क्वेश्चन बहुत सिंपल क्वेश्चन है। आप जो आपका ऑपरेटिंग वोल्टेज होता है ना मैगर को ऑपरेट कराने के लिए, तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए जो मैगर होता है ये कौन से रेजिस्टेंस को मेजर करता है। आप कमेंट सेक्शन में मैसेज कर सकते हो मैगर से हम कैसा रेजिस्टेंस मेजर करते हैं। तो मैगर से हम हाई रेजिस्टेंस मेजर करते हैं, जैसे हमारा इंसुलेशन रेजिस्टेंस हो गया ना, ये सब आपका मैगर क्या करता है? मेजर करता है। और आपको पता नहीं चाहिए जो मैगर में जो वोल्टेज होता है ये वोल्टेज हम कैसे प्राप्त करते हैं, अभी क्वेश्चन आएगा सामने आपके। तो यहाँ पे ये पूछ रहा है जो ऑपरेटिंग वोल्टेज है मैगर के लिए कितना वोल्ट होता है, तो ये होता है करीब आपका 100 वोल्ट होता है। तो जिसने इसका जवाब दिया ऑप्शन नंबर डी उसका बिल्कुल सही जवाब है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज ए डैम्पिंग ऑयल मस्ट प्रोसेस। इसका मतलब है जो डैम्पिंग टॉर्क के लिए हम किसका यूज करते हैं, डैम्पिंग। एक तरीके से हम जो यूज करते हैं ना वहां पर ऑयल यूज करते हैं डैम्पिंग ऑयल का। तो जो डैम्पिंग ऑयल होता है उसके उसमें उसकी क्या खास बात होनी चाहिए। मस्ट बी ए गुड इंसुलेटर, वो एक अच्छा इंसुलेटर होना चाहिए। शुड बी नॉन इवेपरेटिंग, इसका मतलब है उसे ज्यादा एक तरीके से इवेपरेटिंग मतलब जो जल्दी उड़ जाता है वैसा नहीं होना चाहिए, भापशील जैसे बोलते हैं ना। शुड नॉट हैव कोरोसिव एक्शन अपॉन द मेटल ऑफ द वेन, इसका मतलब है जो वेन है कहीं ऐसा ना हो कि उसको खराब कर दे, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। द विस्कोसिटी ऑफ द ऑयल शुड नॉट चेंज विद द टेम्परेचर, इसका मतलब है जो विस्कोसिटी है ऑयल की वो टेम्परेचर के बढ़ने पर चेंज नहीं होनी चाहिए, या ऑल ऑफ दीज। देखो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन। अब देखो आपको पता होना चाहिए, देखो मैंने आपको ये बताया जो हमारे इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट होते हैं इस पे 3 टाइप के टॉर्क काम करता है आपका। एक होता है डिफ्लेक्टिंग टॉर्क, दूसरा कंट्रोलिंग टॉर्क और तीसरा होता है हमारा कौन सा? तीसरा होता है हमारा कौन सा? कोई बताएगा तीसरा कौन सा होता है? पहला हो गया आपका डिफ्लेक्टिंग टॉर्क, दूसरा कंट्रोलिंग टॉर्क
और तीसरा होता है हमारा डंपिंग टॉर्क। तो डंपिंग टॉर्क जो तीसरा है, इसको हम 3 मेथड के थ्रू कंट्रोल करते हैं, डंपिंग करते हैं। कौन कौन सा होता है? एक होता है हमारा एयर फ्रिक्शन डंपिंग, दूसरा होता है एडी करंट डंपिंग, और तीसरा होता है हमारा फ्लूइड फ्रिक्शन डंपिंग। ठीक है, तो जो हमारा जो तीसरा है फ्लूइड फ्रिक्शन डंपिंग, इसमें हम क्या करते हैं? लिक्विड यूज करते हैं। वहां पे क्या करते हैं? वहां पे लिक्विड यूज करते हैं, ऑयल यूज करते हैं। तो उसी ऑयल की प्रॉपर्टीज के बारे में पूछ रहा है, कैसा होना चाहिए उसमें? तो भाई इंसुलेटर तो होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। अगर ज्यादा हीट हुआ, अगर यूपराइट हो गया, एक तरह से वेपर बन के उड़ गया, तो ऐसा नहीं होना चाहिए ना। उसके साथ साथ अगर टेम्परेचर चेंज हो रहा है, और टेम्परेचर के चेंज होने के साथ साथ उसकी विस्कोसिटी यानी उसकी सांद्रता वगैरह अगर चेंज हो रहा, तो उसकी अगर जो गाढ़ापन होता है ना, उसी की तो सांद्रता बोलते हैं, उसके गाढ़ापन अगर कम हो जाएगा तो प्रॉब्लम क्रिएट होगा। क्योंकि उसी के अंदर तो आपका क्या होता है, एक तरह से जो वेन होते हैं, जो पंखे होते हैं, उसी के अंदर रोटेट करते हैं वो। अगर वो पतला हो गया तो जल्दी जल्दी घूमेंगे, और आपका जो टॉर्क है, डंपिंग टॉर्क, उसको कहीं ना कहीं इफेक्ट करेगा। तो इसका जिसने भी जवाब दिया ऑप्शन नंबर क्या, ऑल ऑफ दिस, उसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा इसका। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, टू मेजर ए वेरी हाई रेजिस्टेंस वी यूज। इसका मतलब है अगर आपका रेजिस्टेंस काफी ज्यादा हाई है तो उसके लिए आप किस इंस्ट्रूमेंट का यूज करोगे? केल्विन डबल ब्रिज, व्हीट स्टोन ब्रिज, मैगर, या नन ऑफ दीज? तो ये क्वेश्चन तो गलत नहीं होना चाहिए, क्योंकि मैंने आपको अभी बताया कि जो हमारे रेजिस्टेंस होते हैं 3 टाइप के होते हैं। 3 टाइप से मेजर करते हैं, एक लो रेजिस्टेंस, दूसरा मीडियम रेजिस्टेंस, और तीसरा हाई रेजिस्टेंस। लो रेजिस्टेंस जो जिसकी वैल्यू आपके 1 ओम से कम होता है, ये आपके लो रेजिस्टेंस में आते हैं आपके। ठीक है, और जिसकी वैल्यू 1 ओम से लेके 100 किलो ओम के बीच में होता है, ये हमारे मीडियम रेजिस्टेंस होते हैं। और जो हमारे आपके 100 किलो ओम से ज्यादा होते हैं, ये हमारे किसमें आते हैं? हाई रेजिस्टेंस में आते हैं। या फिर हम इससे बोल सकते हैं 0.1 मेगा ओम जो आते हैं, इससे ऊपर जो आते हैं, ये आपके हाई रेजिस्टेंस में आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखो पहला ऑप्शन क्या है? केल्विन डबल ब्रिज। तो भाई हमारा जो केल्विन डबल ब्रिज है, इससे हम लो रेजिस्टेंस मेजर करते हैं। ठीक है, जो हमारा सेकेंड ऑप्शन है व्हीट स्टोन ब्रिज, इससे क्या करते हैं? हम इससे मीडियम रेजिस्टेंस मेजर करते हैं। पर मैगर मैगर से भाई हम तो इंसुलेशन मेजर करते हैं, और हमें पता है कि इंसुलेशन का रेजिस्टेंस हमारा बहुत ज्यादा होता है। यानी कि हाई रेजिस्टेंस हम किससे मेजर करेंगे? तो हम करेंगे मैगर से। जिसका इसने जवाब दिया इसका मैगर, उसका बिल्कुल सही जवाब है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि वो कौन सा, यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है, डिवाइस प्रिवेंट्स द ऑक्सीलेशन ऑफ द मूविंग सिस्टम एंड इनेबल द लेटर टू रीच इट्स फाइनल पोजीशन क्विकली। इसका मतलब है वो कौन सा तरीका होता है, वो कौन सा इसके अंदर टॉर्क होगा, ठीक है, जो एक तरीके से जो ऑक्सीलेशंस हो रहे हैं, जो आपके उसके अंदर ऑक्सीलेशंस हो रहे हैं, दोलन हो रहे हैं, उसको एकदम उसको रोक देगा। ठीक है, तो वो कौन सा टॉर्क होगा जो एक तरीके से ऑक्सीलेशंस को रोक देता है? तो 4 ऑप्शन आपके सामने, डिफ्लेक्टिंग टॉर्क होगा, कंट्रोलिंग टॉर्क होगा, डैम्पिंग टॉर्क होगा, या ऑल ऑफ दीज। तो यहाँ पे देखो मैंने आपको बताया था जो हमारे कौन से इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट होते हैं, जैसे कि आपके वॉटमीटर हो गया, एमीटर हो गया, ओमीटर हो गया। ठीक है, इसलिए हमारे 3 टाइप के टॉर्क काम करते हैं। कौन कौन से? पहला होता है हमारा डिफ्लेक्टिंग टॉर्क, दूसरा होता है हमारा कंट्रोलिंग टॉर्क, और तीसरा होता है हमारा डंपिंग टॉर्क। डिफ्लेक्टिंग टॉर्क कौन से टॉर्क होते हैं? जो टॉर्क जो किसी पॉइंटर को क्या करता है, एक जीरो पोजीशन से आगे की तरफ ले जाता है, ये टॉर्क कौन सा होता है? ये हमारा डिफ्लेक्टिंग टॉर्क होता है। क्लियर है? अब हम बात करते हैं यहाँ पे कंट्रोलिंग टॉर्क क्या होता है। तो कंट्रोलिंग टॉर्क, जो टॉर्क क्या करता है, डिफ्लेक्टिंग टॉर्क जस्ट अपोजिट काम करता है, जस्ट अपोजिट। यानी ये जीरो से आपके हाई पे ले जा रहा है, ये हाई से आपके लो की तरफ लेके आता है, ये हमारा कंट्रोलिंग टॉर्क है। क्या है? कंट्रोलिंग टॉर्क है। अब हम बात करते हैं डंपिंग टॉर्क के। भाई एक टॉर्क तो आगे की तरफ काम कर रहा है, दूसरा टॉर्क आपके पीछे की तरफ काम कर रहा है, तो दोनों एक दूसरे से भिड़ गए ना वहां पे। अब दोनों भिड़ गए, कोई तीसरा पर्सन आएगा ना इन दोनों के भिड़न को चुप कराने के लिए, झगड़ा को शांत करने के लिए। तो ये होता है हमारा डंपिंग टॉर्क। यानी कि क्या होता है कि जब आप पॉइंटर को रोकना चाहते हो, सपोज करो आपने आगे से टॉर्क लगाया, कौन सा? डिफ्लेक्टिंग टॉर्क। पीछे से काम कर रहा है कंट्रोलिंग टॉर्क। आप चाहते हो किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे आपका पॉइंटर रुक जाए, पर रुकेगा नहीं, वहां पे क्या करता है वो? ऑसिलेट करता रहता है, ऑसिलेशन होता रहता है। तो उस ऑसिलेशन को एक फाइनल पोजीशन पे क्विकली रोकने के लिए आप कौन सा टॉर्क यूज करते हो? तो आप वहां पे डंपिंग टॉर्क यूज करते हो। तो यहाँ जिसने भी जवाब दिया इसका ऑप्शन नंबर सी, उसका बिल्कुल सही है। डंपिंग टॉर्क को हम 3 मेथड्स के थ्रू हम कंट्रोल करते हैं। कौन कौन सा होता है? पहला होता है हमारा एयर फ्रिक्शन डंपिंग, दूसरा होता है हमारा एडी करंट डंपिंग, और तीसरा होता है हमारा फ्लूइड फ्रिक्शन डंपिंग। मुझे ये बता दो मोस्टली कौन सा डंपिंग यूज करते हैं, मोस्टली सबसे ज्यादा? तो आप कमेंट सेक्शन में उसका जवाब लिख सकते हो। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं।
तो अगला क्वेश्चन है आपका, एन इंडक्शन मीटर कैन हैंडल करंट अप टू। इसका मतलब है जो इंडक्शन मीटर होता है वो कितना एम्पियर तक करंट को हैंडल कर सकता है, 10 एम्पियर, 30 एम्पियर, 60 एम्पियर या फिर 100 एम्पियर। तो यहाँ पे देखो बहुत सिंपल क्वेश्चन आपका, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन। आपको पता होना चाहिए कि जो हमारे मीटर होते हैं, ठीक है, ये हमारे मीटर जो होते हैं हमारे, तो यहाँ पे देखो इंडक्शन मीटर जो मोस्टली हम यूज करते हैं, अभी बताऊंगा मैं कि कौन सा वाट मीटर मोस्टली यूज करते हैं, कौन सा एनर्जी मीटर यूज करते हैं, क्योंकि आपके अलग अलग टाइप होते हैं ना। तो प्रॉपर अभी डिफाइन आपको लास्ट में करेंगे अच्छे से। पर यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है आपका, इंडक्शन जो मीटर होता है ये कितने करंट तक हैंडल कर सकता है। तो ये जो मैक्सिमम जो करंट आपको दिख रहा है वो ही करता है आपका। तो यहाँ पे क्या आपका 100 एम्पियर है। तो जिसने इसका जवाब दिया है 100 एम्पियर, बिल्कुल सही जवाब है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, अधिक धाराओं से निपटने के लिए वाट मीटर के साथ किस इंस्ट्रूमेंट का यूज किया जाता है, पोटेंशियल मीटर, करंट ट्रांसफॉर्मर, पोटेंशियल ट्रांसफॉर्मर, करंट ट्रांसफॉर्मर, पावर ट्रांसफॉर्मर या फिर ऑल ऑफ दीज। तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। सिंपल क्वेश्चन आपसे ये पूछ रहा है, हाई करंट को, सीधी सी बात है, हाई करंट को मेजर करने के लिए, हैंडल करने के लिए कौन सा यूज करते हो, कौन सा करते हो, ठीक है, वॉट मीटर हो या ना, कोई दिक्कत नहीं। तो हम हाई करंट के लिए क्या यूज करते हैं, करंट ट्रांसफॉर्मर, जिसे बोलते हैं सीटी। क्या बोलते हैं, सीटी। और एक होता है हाई वोल्टेज को मेजर करने के लिए, तो होता है आपका पीटी। क्या होता है, पोटेंशियल ट्रांसफॉर्मर, ठीक है। तो इसका जिसने भी जवाब दिया कौन सा, ऑप्शन नंबर बी, यानी कि करंट ट्रांसफॉर्मर, इसका बिल्कुल सही जवाब है। मुझे आप ये बता सकते हो कि जो करंट ट्रांसफॉर्मर होता है इसके जो नंबर ऑफ टर्न्स होते हैं सेकेंडरी प्राइमरी वाइंडिंग में, वो कम होते हैं ज्यादा होते हैं? कमेंट सेक्शन में आप फटाफट उसका जवाब दे सकते हो। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपके सामने है, उपकरणों की सीमा को बढ़ाने के लिए किन उपकरणों का इस्तेमाल किया जाता है। संट का इस्तेमाल किया जाता है, मल्टीप्लायर्स का इस्तेमाल किया जाता है, करंट ट्रांसफॉर्मर का इस्तेमाल किया जाता है या फिर पोटेंशियल ट्रांसफॉर्मर का इस्तेमाल किया जाता है या फिर इन सभी का इस्तेमाल किया जाता है। बिल्कुल सही क्वेश्चन है, बहुत सिंपल क्वेश्चन आपको, ठीक है। अगर आप देखोगे तो इसका जवाब आपको अलग अलग मिल सकता है, कुछ किताबों में आपको अलग मिलेंगे, पर आपको पता होना चाहिए स्टैंडर्ड क्या होता है। आपसे सीधी सी बात ये पूछ रहा कि कोई भी आपके पास इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है, आप उसके क्या करते हो, आप उसके रेंज को एक तरह से एक्सटेंड करते हो, तो उसके लिए आप क्या यूज करते हो भाई, शंट करते हो। आप शंट किसमें करते हो, तो जो आपका वो कौन सा इंस्ट्रूमेंट होता है, जो आपके वो डायनेमोमीटर टाइप जो करंट एमीटर होता है ना, एमीटर, तो एमीटर को आप रेंज यूज करने के लिए वहां पे शंट लगाते हो। शंट का आप मल्टीप्लायर भी बोलते हैं उसको, ठीक है। और एक होता है हमारा कौन सा, वोल्ट मीटर होता है ना, वोल्ट मीटर। तो वोल्ट मीटर की रेंज बढ़ाने के लिए उसके सीरीज में हम मल्टीप्लायर यूज करते हैं, तो भी यूज करते हैं हम, ठीक है। बात करें करंट ट्रांसफार्मर, तो करंट ट्रांसफार्मर भी हम हाई रेंज के लिए हम यूज करते हैं, पोटेंशियल ट्रांसफार्मर भी करते हैं। तो इसका क्या हो जाएगा, तो इसका आपका ऑल ऑफ दी। कुछ बच्चे सेटिस्फाई नहीं होंगे, ठीक है, पर ऐसा कुछ नहीं, संट भी यूज करते हैं। संट का ही नाम है आपका मल्टीप्लायर, सीरीज में होगा तो सीरीज मल्टीप्लायर, संट में तो संट मल्टीप्लायर, इसके नाम अलग अलग हो सकते हैं। जो हमारा एमीटर होता है उसको संट मल्टीप्लायर, जो सीरीज में उसको सीरीज मल्टीप्लायर, उसके दो तीन नाम और है, अच्छे से उसको डिफाइन करेंगे हम, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके पास, पीएमएमसी जिसे हम बोलते हैं परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल इंस्ट्रूमेंट, इसका इस्तेमाल आप फ्लक्स मीटर के रूप में कैसे कर सकते हैं। बाय यूजिंग ए लो रेजिस्टेंस शंट, इसका मतलब है कि आप कम वैल्यू के शंट का यूज करें। बाय यूजिंग ए हाई सीरीज रेजिस्टेंस, इसका मतलब है हाई रेजिस्टेंस के सीरीज का यूज करें। बाय एलिमिनेटिंग द कंट्रोल स्प्रिंग्स, इसका मतलब है आप कंट्रोल स्प्रिंग्स को हटा दें। बाय मेकिंग कंट्रोल स्प्रिंग्स ऑफ लार्जर मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इसका मतलब है जो आप स्प्रिंग यूज करें वो ज्यादा मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो उनका, तब आप फ्लक्स मीटर के रूप में यूज कर पाएंगे पीएमएमसी को। तो इसका जवाब दो आप। थोड़ा सा बच्चे सेटिस्फाई नहीं होंगे इस क्वेश्चन से, क्योंकि क्वेश्चन बहुत प्यारा क्वेश्चन है, पेपर में से पूछा जाता है। क्योंकि क्वेश्चन मुझे लग नहीं रहा, बहुत कम ऐसे ट्रेन जिसने क्वेश्चन को पढ़ा, कहीं ना कहीं पढ़ा होगा इसको, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा, परमानेंट मैग्नेट, जो आपका मूविंग कॉइल होता है ना, मूविंग कॉइल परमानेंट मैग्नेट वाले इंस्ट्रूमेंट होते हैं। तो आप वहां पे फ्लक्स मीटर किसके द्वारा यूज कैसे कर सकते हो आप वहां पे, ठीक है, किसके द्वारा किया जा सकता है। तो आप वहां पे क्या कर सकते हो, जो आपकी कंट्रोल स्प्रिंग है आप उसको एलिमिनेट करके कर सकते हो। तो इसका जिसने भी जवाब दिया ऑप्शन नंबर सी, इसका बिल्कुल सही जवाब है, ठीक है। अच्छे से इसको पूरा एक हम ओवरऑल क्लास लेंगे ना इसका इंस्ट्रूमेंट का, तो आपको एक एक चीज वहां पे क्लियर किया जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। यहां पर क्वेश्चन पूछ रहा है कि एक तरीके से अगर आपको एक नॉर्मल गैल्वेनोमीटर है
और उसकी रेंज को बढ़ाना है और उसको बढ़ाकर आपको उसको एमीटर की तरह यूज करना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? ठीक है, तो इन्होंने क्या कहा है कि अगर आप एक लो रेजिस्टेंस शंट का यूज करेंगे तो आप किसकी तरह यूज कर पाएंगे? एमीटर की तरह, वोल्ट मीटर की तरह, फ्लक्स मीटर की तरह, या फिर बैलिस्टिक गैल्वेनोमीटर की तरह? तो यहाँ पे देखो बहुत सिंपल क्वेश्चन आपका, जो परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल इंस्ट्रूमेंट जो होते हैं ना, आपको पता होना चाहिए कि जो हमारे एक तरह से इंस्ट्रूमेंट होते हैं ना, चाहे हमारे वोल्ट मीटर हो, चाहे एमीटर हो, चाहे हमारे मल्टीफ्लक्स मीटर हो, ठीक है, ये बहुत से जो होते हैं फ्लक्स मीटर हो, ये हमारे अलग अलग टाइप के मिलते हैं आपको। ये परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल वाले इंस्ट्रूमेंट भी होते हैं, ये इंडक्शन वाले भी होते हैं, ये आपके डायनामोमीटर टाइप भी होते हैं, ये अलग अलग टाइप के होते हैं। तो आपसे पूछ रहा कि आपके सामने जो चार ऑप्शन है, चाहे एमीटर हो, वोल्ट मीटर हो, फ्लक्स मीटर हो, चाहे प्लास्टिक गैल्वेनोमीटर है, ये कौन सा वाला इंस्ट्रूमेंट है? ये आपके मूविंग कॉइल वाला इंस्ट्रूमेंट है। कैसे है? मूविंग कॉइल वाला इंस्ट्रूमेंट है। तो आपसे ये पूछ रहे कि इन चारों में जब हम क्या करेंगे, हम चारों में किसमें हम एक लो रेजिस्टेंस शंट में यूज करते हैं उसके रेंज को बढ़ाने के लिए, तो हम कौन सा करते हैं? तो हम लो रेजिस्टेंस का शंट में कहां पे यूज करते हैं? एमीटर चाहे वोल्ट मीटर, किसमें करते हैं? तो मैं यहाँ पे देख रहा हूँ कमेंट सेक्शन में हल्के फुल्के जवाब आ रहे हैं, इसका किसमें करते हैं? हम एमीटर में करते हैं। एमीटर को एक तरह से उसके रेजिस्टेंस, एक उसके जो वैल्यू को एक्सटेंड करने के लिए हम उसके पैरेलल में यानी कि शंट में हम एक लो रेजिस्टेंस यूज करते हैं, जिसमें बोलते हैं बाईपास सर्किट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बाईपास सर्किट बोलते हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। जबकि अगर वोल्ट मीटर है तो इसके सीरीज में हम हाई रेजिस्टेंस की वैल्यू को जोड़ते हैं, जिससे हमारा वोल्ट मीटर जो रेजिस्टेंस जो वैल्यू है वो बढ़ जाता है हमारा। ठीक है, क्लियर है चीजें? आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक पोटेंशियोमीटर को आप किस तरह से यूज कर सकते हो? मेजरमेंट ऑफ रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस को मेजर करने के लिए, मेजरमेंट ऑफ करंट, करंट को मेजर करने के लिए, कैलिब्रेशन ऑफ वोल्ट मीटर, वोल्ट मीटर को कैलिब्रेट करने के लिए, या फिर ऑल ऑफ दीज? ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन आपका, बहुत सही क्वेश्चन आपका। ठीक है, इसका आप जवाब दो। मैं देखता हूँ यहाँ पे करीब जवाब आने स्टार्ट हो गया, तो आप इसका जवाब दो। ठीक है, देखो हम पोटेशियोमीटर से रेजिस्टेंस को भी मेजर कर लेते हैं। आपको पूरी स्टोरी अगर बताएंगे पोटेशियोमीटर से, पढ़ाएंगे पूरी कहानी, तो आपको पता चल जाएगा। ठीक है, हम पोटेशियोमीटर से भी करते हैं। ठीक है, हम पोटेंशियोमीटर से जो, अगर मैं बताऊं आपको, सबसे जो लो रेजिस्टेंस आता है, हम दो मेथड के थ्रू कहते हैं। जो लेस देन 1 ओम होता है, हम उसको पोटेंशियोमीटर से भी मेजर करते हैं। साथ साथ केल्विन डबल ब्रिज के माध्यम से भी हम लो रेजिस्टेंस को मेजर करते हैं। ठीक है, तो रेजिस्टेंस में हमारा काम आ गया पोटेंशियोमीटर। और मेजर टू करंट, भाई इसको भी कर लेते हैं कभी कभी। और एमीटर के कैलिब्रेशन करने के लिए भी करते हैं। और कैलिब्रेशन ऑफ वोल्ट मीटर, ये भी बिल्कुल सही जवाब है। तो क्या करता है ये ओवरऑल आपका ऑल ऑफ दिस, जिसका जिसने जवाब दिया ऑप्शन नंबर 5वां, उसका बिल्कुल सवाल सही जवाब इसका क्या हो जाएगा? आपका ऑल ऑफ द अबव। जितने भी है सब चीज के लिए आपका पोटेंशियोमीटर यूज किया जाता है। शायद आपको चीजें क्लियर है, नहीं क्लियर है तो आपको और क्लैरिटी के साथ लास्ट में बताया जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, निम्नलिखित चार उपकरणों में से किसका यूज डीसी सर्किट्स में नहीं किया जाएगा? मरकरी मोटर मीटर्स, कम्यूटेटर मोटर मीटर्स, इंडक्शन मीटर्स, या फिर नन ऑफ दीज? तो ये देखो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन, ये तो मुझे लग नहीं रहा कि आप गलती करो। डीसी सर्किट, ठीक है, डीसी सर्किट में कौन सा यूज नहीं किया है? तो भाई डीसी सर्किट है तो वहां पे इंडक्शन मीटर आप यूज नहीं करोगे। वहां पे कौन सा यूज नहीं करोगे? इंडक्शन, क्योंकि इंडक्शन हमारा सिर्फ एसी सर्किट पे काम करता है। तो इसका जिसने भी जवाब दिया ऑप्शन नंबर सी, उसका बिल्कुल सही जवाब है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, शुड बी यूज्ड फॉर एन एक्यूरेट मेजरमेंट ऑफ लो डीसी वोल्टेज। इसका मतलब है कि अगर आपको बहुत ही कम वैल्यू की डीसी वोल्टेज को मेजर करना है तो आपको किस इंस्ट्रूमेंट का यूज करना पड़ेगा? क्या आप स्मॉल रेंज मूविंग कॉइल वोल्टमीटर का यूज करोगे, डीसी पोटेंशियोमीटर का यूज करोगे, स्मॉल रेंज थर्मोकपल वोल्टमीटर का यूज करोगे, या फिर नन ऑफ दीज? तो बहुत सिंपल क्वेश्चन आपका, बहुत सिंपल क्वेश्चन है आपका। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या पूछ रहा कि आप क्या कर रहे हो? एक तरह से लो, यहाँ पे देखो आपको दो तीन चीजें है क्वेश्चन यहाँ पे, ध्यान से आप देखोगे तो यहाँ पे देखो एक्यूरेट मेजरमेंट, यानी सबसे पहले आपके जो ये मेजर करेगा बिल्कुल एक्यूरेट होगा। तो साथ ही साथ कैसा होगा और कैसा वोल्टेज आपके पास? डीसी, एक तो डीसी वोल्टेज है और डीसी की जो वैल्यू की जो उसकी एक तरह से क्वांटिटी वो है, क्या कहते हैं, वैल्यू है, वो बहुत लो है। और उसको कैसे मेजर कर रहे हो आप? उसको बिल्कुल एक्यूरेट मेजर कर रहे हो, यानी कि आपके पास लो वैल्यू का जो वोल्टेज है उसको आप एक्यूरेट मेजर कर रहे हो। तो ऐसा कौन सा मेथड है? तो हम इसे करते हैं डीसी पोटेंशियोमीटर से करते हैं। किससे करते हैं? डीसी पोटेंशियोमीटर से करते हैं। इसका जिसने भी जवाब दिया ऑप्शन नंबर बी, उसका बिल्कुल सही जवाब है उसका। ठीक है, क्या हो जाएगा इसका?
डीसी पोटेंशियोमीटर। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपके सामने है, इंडक्शन टाइप सिंगल फेज एनर्जी मीटर मेजर इलेक्ट्रिकल एनर्जी इन। इसका मतलब है इंडक्शन टाइप का एक एनर्जी मीटर है, तो वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को किस यूनिट में मेजर करेगा? किलोवाट में मेजर करेगा, डब्ल्यूएच में मेजर करेगा, किलोवाट आवर में मेजर करेगा, या फिर वोल्ट एम्पियर रिएक्टिव इसमें मेजर करेगा, या नन ऑफ दीज? तो मैं यहाँ पे देख रहा हूँ थोड़े से हल्के फुल्के जवाब ऊपर नीचे आ रहे, पर कोई दिक्कत नहीं। देखो सबसे पहले आपको ये क्वेश्चन आपसे ये पूछता है कि जो हमारे इंडक्शन मीटर है, सॉरी जो हमारे एनर्जी मीटर है, ये मोस्टली हमारे किस टाइप के इंस्ट्रूमेंट होते हैं? क्या इंडक्शन टाइप होते हैं, डायनमोमीटर टाइप होते हैं, या फिर आपके परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल टाइप वाले होते हैं? तो आपको सबसे पहले क्वेश्चन आपका ये बनता है, तो जो हमारे मोस्टली एनर्जी मीटर होते हैं ये हमारे इंडक्शन टाइप होते हैं। ठीक है, तो आपसे ये पूछ रहा है जो हमारा इंडक्शन टाइप इंस्ट्रूमेंट है, इंडक्शन टाइप जो हमारे एनर्जी मीटर, ये कैसा इलेक्ट्रिक आपको मेजर करते हैं, जो इलेक्ट्रिक एनर्जी होती है। तो अगर आपको इलेक्ट्रिक एनर्जी की आपको यूनिट पता है तो आप अच्छे से जवाब दे सकते हैं। देखो जब हम पावर की मल्टीप्लाई टाइम से करते हैं, पावर की यूनिट क्या होता है? तो पावर की यूनिट होता है वॉट होता है। क्या होता है? वॉट होता है। जब उसके आप इंटू किसके साथ करते हो? अगर उसकी मल्टीप्लाई आप टाइम के साथ मल्टीप्लाई करते हो तो आपको क्या मिल जाता है? एनर्जी मिल जाता है। क्या मिल जाता है? एनर्जी मिल जाता है। और साथ ही साथ अगर क्या करते हो, आप उसको 1000 से अगर डिवाइड कर देते हो, क्या 1000 से, जैसे कि जो क्या होता है आपका VIT यानी कि पावर इंटू टाइम को अगर 1000 से अगर उसको डिवाइड कर देते हो तो किलोवाट में हो जाता है, किलोवाट एनर्जी में हो जाता है, कन्वर्ट हो जाता है। तो इसका जिसने जवाब दिया ऑप्शन नंबर से, उसका बिल्कुल सही जवाब है। इसका फॉर्मूला क्या होता है? VIT यानी VI मतलब पावर हो गया, T मतलब आपका क्या हो गया? ये होता है आपका टाइम हो गया। और इसको आप 1000 से अगर डिवाइड कर देते हो तो आपको मिलता है 1 यूनिट, और 1 यूनिट बराबर कितना होता है आपका? 1000 वॉट आवर हो जाता है आपको, यानी कि KVH हो जाता है आपका। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं फटाफट। अगला क्वेश्चन है आपका, द पॉइंटर ऑफ एन इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट शुड बी। इसका मतलब है एक इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट का पॉइंटर कैसा होना चाहिए? बहुत हल्का होना चाहिए, वेरी हैवी बहुत भारी होना चाहिए, आइदर 1 और 2। इसका मतलब है या तो बहुत हल्का हो या बहुत भारी हो, या फिर नाइदर 1 नॉर 2। इसका मतलब है पहला भी नहीं और दूसरा भी नहीं। तो जल्दी से बताइए क्या आंसर हो सकता है? देखो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन आपको सबसे पता होना चाहिए कि इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट कौन से होते हैं। जो हमारे वॉट मीटर हो गया, सॉरी जो हमारा एमीटर हो गया, वॉट मीटर हो गया, ओम मीटर हो गया, हमारे इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट होते हैं। क्या करते हैं? पहले आपके सामने जो इसके जो मेजरमेंट है वहां पे आपके रीडिंग क्या पहले एक तरह से नोटिस है, उस पर क्या करते हैं? डिफ्लेक्शन के माध्यम से, एक पॉइंटर के माध्यम से जो चीज है उसको एक तरह से मेजर करते हैं, बताते हैं आपको। तो जो आपका पॉइंटर है, उस पॉइंटर के जो आपकी वेन है, जो पत्ती है, इसके वो क्या बोलते हैं उसको? हम उसको पॉइंटर। तो अगर पॉइंटर जो है आपका वो उसके जो वेटेज है कैसा होना चाहिए? हो तो आपको वेरी लाइट होना चाहिए ना, बिल्कुल हल्का होना चाहिए। अगर भारी बना दिया तो उसको डिफ्लेक्शन जो टॉर्क होगा उसके लिए ज्यादा टॉर्क चाहिए आगे मूवमेंट कराने के लिए। तो हम हमेशा ये कोशिश करेंगे कि जो हमारा पॉइंटर है उसका जो वेट है बिल्कुल लाइट, बिल्कुल हल्का होना चाहिए। जिसका जिसने जवाब दिया ऑप्शन नंबर ए, उसका बिल्कुल सही जवाब है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, द हाउस होल्ड एनर्जी मीटर इज। इसका मतलब है घरों में यूज किया जाने वाला एनर्जी मीटर किस प्रकार का उपकरण है? एक इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट है, एक रिकॉर्डिंग इंस्ट्रूमेंट है, एक इंटीग्रेटिंग इंस्ट्रूमेंट है, या नन ऑफ दीज? मैंने आपको कई बार बता दिया, जो घर में जो आपके एनर्जी मीटर लगे हैं ये आपके इंटीग्रेटिंग इंस्ट्रूमेंट होते हैं। इंटीग्रेटिंग इंस्ट्रूमेंट क्या करता है? ये टाइम टू टाइम आपके पावर को, आपके चीजों को एक ग्राफ पेपर पे क्या करता है? उसको ग्राफ पेपर पे किस पे? जो आपका इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट होता है एक टाइम प्रोटोकॉल पे आपके पावर को मेजर करता रहता है एक टाइम पे। ठीक है, तो ये हमारा क्या होता है? इंटीग्रेटिंग इंस्ट्रूमेंट होता है। तो इसका जिसने जवाब दिया ऑप्शन सी। देखो थोड़ा बहुत आपको बता देता हूँ। देखो इंटीग्रेटिंग इंस्ट्रूमेंट हमारे कौन कौन से होते हैं? जो क्या करते हैं? आपके वैल्यू, कैसे वैल्यू? आपके इंटरस्टेंस वैल्यू को क्या करते हैं? जो पहले से स्केल पे जो चीज मेजर है उसको एक डिफ्लेक्शन के माध्यम चीजों को शो कर देते हैं। रिकॉर्डिंग इंस्ट्रूमेंट कौन से होते हैं? रिकॉर्डिंग इंस्ट्रूमेंट क्या करते हैं? ये चीजों को टाइम टू टाइम क्या करते हैं? रिकॉर्ड करते हैं। क्या करते हैं? रिकॉर्ड करते हैं। जैसे कि आपका ECG हो गया, ECG मशीन आपने देखा होगा। ठीक है, इंटीग्रेटिंग इंस्ट्रूमेंट क्या करते हैं? ये ऐसे इंस्ट्रूमेंट होते हैं जो क्या करते हैं? एक पावर को एक पर्टिकुलर टाइम में क्या करते हैं? उसके पूरे मान को शो करते हैं। जैसे कि आपका पावर एनर्जी, सॉरी क्या कहते हैं? पावर है, पावर को अगर टाइम से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको एनर्जी मिलेगा। आपको पूरे 1 महीने का एनर्जी होता है ना जो घरों में बनता है। ठीक है, जो एनर्जी मीटर होता है। इसका जिसने जवाब दिया ऑप्शन बिल सी, उसका बिल्कुल सही जवाब है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने,
द केमिकल इफेक्ट ऑफ करंट इज यूज्ड इन। इसका मतलब है करंट के केमिकल इफेक्ट को किस इंस्ट्रूमेंट में यूज किया जाता है? डीसी एमीटर, आवर मीटर, डीसी एमीटर, डीसी एनर्जी मीटर या फिर नन ऑफ द अबव। तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। आप देखो केमिकल इफेक्ट यानी जहां पे लिक्विड होता है, लिक्विड कहाँ होता है भाई? लिक्विड आपको बैटरी में होता है। कहाँ पे होता है? बैटरी है। और बैटरी का आपको पता नहीं चाहिए, जो बैटरी की जो रेटिंग होती है किसमें होती है? एम्पियर आवर में होती है। किसमें होती है? एम्पियर आवर में। तो आप यहाँ से आइडिया लगा सकते हो। अगर आपको रट्टा याद नहीं है, कुछ चीज नहीं है, तो आपको यहाँ से फोकस कर सकते हो। बैटरी क्या है? बैटरी में आपका केमिकल है। बैटरी की रेटिंग किसमें होती है? एम्पियर आवर में है। तो जो आपका एम्पियर आवर मीटर है वो आपकी केमिकल इफेक्ट पे काम करेगा। तो आप चीजों को एसोसिएट करके भी याद कर सकते हो। तो जिसने इसका जवाब दिया ऑप्शन है, उसका बिल्कुल सही जवाब है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला आपका क्वेश्चन है, इन मेजोरिटी ऑफ इंस्ट्रूमेंट डैम्पिंग इज प्रोवाइडेड बाय। इसका मतलब है ज्यादातर इंस्ट्रूमेंट जो यूज किए जाते हैं इलेक्ट्रिकल मेजरमेंट एंड इंस्ट्रूमेंटेशन के अंदर, उसके अंदर डैम्पिंग किस मेथड द्वारा प्रोवाइड की जाती है? फ्लूइड फ्रिक्शन मेथड, स्प्रिंग कंट्रोल, स्प्रिंग मेथड, एडी करंट मेथड या फिर ऑल ऑफ दीज। देखो मैंने आपको बताया, जो हमारे डंपिंग प्रोवाइड कराते हैं हम 3 मेथड से करते हैं। कौन कौन से? फ्लूइड फ्रिक्शन, और हमारा दूसरा होता है दूसरा कौन सा होता है? हमारा एडी करंट डंपिंग, और तीसरा होता है हमारा एयर फ्रिक्शन डंपिंग होता है। ठीक है। स्प्रिंग कंट्रोल तो ये तो हमारा क्या होगा? ये तो हमारे कंट्रोलिंग टॉर्क हो गया ना। कंट्रोलिंग टॉर्क हमारे 2 मेथड से होते हैं। कौन सा होता है? स्प्रिंग कंट्रोल हो गया, दूसरा हमारा ग्रेविटी कंट्रोल हो गया। ग्रेविटी कंट्रोल हमेशा कैसे करते हैं हम? ये हमेशा कैसे करते हैं? ये हमारे वर्टिकल इंस्ट्रूमेंट होते हैं। कैसे होते हैं? जो हमारे ग्रेविटी कंट्रोल जो सिस्टम होता है ये हमेशा वर्टिकली होते हैं। तो आपसे ये पूछ रहा ऐसे कौन सा डंपिंग है जो मोस्टली हम यूज करते हैं, मोस्टली अधिकांश यूज करते हैं? तो कौन सा होता है? ये हमारा होता है कौन सा? ये होता है हमारा एडी करंट डंपिंग। इसको मोस्टली यूज करते हैं किसको? डंपिंग करने के लिए। यानी कि जो पॉइंटर हमारा ऑसिलेट करता है उसको एक एक पोजीशन पे क्विकली उसको रोकने के लिए हम उसको एडी करंट डंपिंग के थ्रू कंट्रोल करते हैं। कंट्रोल नहीं मतलब उसको एक तरह से डंप आउट करते हैं इसको, ठीक, जिससे ऑसिलेट हो ना हो। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, एन एमीटर इज ए इंस्ट्रूमेंट। एक एमीटर किस प्रकार का इंस्ट्रूमेंट होता है? प्राइमरी इंस्ट्रूमेंट होगा, सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट होगा, एब्सोल्यूट इंस्ट्रूमेंट होगा, रिकॉर्डिंग इंस्ट्रूमेंट होगा या फिर इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट होगा, इंटीग्रेटिंग इंस्ट्रूमेंट होगा। देखो आपको सबसे पहले पता होना चाहिए, मैंने आपको बताया था जो हमारे इंस्ट्रूमेंट होते हैं 2 टाइप के होते हैं। पहला हो गया हमारा एब्सोल्यूट, जो आपका सेकंड ऑप्शन ये आपका प्राइमरी इंस्ट्रूमेंट है, जिसका दूसरा नाम क्या आपका एब्सोल्यूट इंस्ट्रूमेंट। और जो दूसरा इंस्ट्रूमेंट होता है हमारे सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट होते हैं। और सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट हमारे 3 टाइप के होते हैं। कौन कौन से? एक होता है हमारा इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट, दूसरा होता है रिकॉर्डिंग इंस्ट्रूमेंट, और तीसरा होता है इंटीग्रेटिंग इंस्ट्रूमेंट। तो जो हमारे सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट होते हैं ये हमारे एमीटर होता है। क्या होता है? एमीटर होता है। ठीक है। तो जिसने इसका जवाब दिया ऑप्शन नंबर कौन सा? ऑप्शन नंबर आपका कौन सा? ऑप्शन नंबर ए आपका। ठीक है। अगर यहाँ पे एक चीज और होता, कौन सा? इंटीग्रेटिंग इंस्ट्रूमेंट। तो इंटीग्रेटिंग में भी आपका एमीटर आता है, और सेकेंडरी तो आपका ओवरऑल हो गया ना, तो सेकेंडरी में तो आएगा। अगर यहाँ पे होता रिकॉर्डिंग तो है इसमें आपका, इंटीग्रेटिंग है, अगर इसके साथ साथ इंटीग्रेटिंग होता, इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट होता, तो जो आपके इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट है उसमें भी आपका एमीटर आता आपका। ठीक है। एब्सोल्यूट क्या आपका इंस्ट्रूमेंट है, इसमें क्या आता है आपका? गैल्वेनोमीटर है ना, आपका टेजेंटा गैल्वेनोमीटर, ये आपका एब्सोल्यूट इंस्ट्रूमेंट है। रिकॉर्डिंग इंस्ट्रूमेंट में क्या आता है आपका? जो हमारे ईसीजी वगैरह होते हैं, चाहे आपका जो रिकॉर्डिंग पावर फैक्टर मीटर होता है ये भी आता है आपका। जबकि इंटीग्रेटिंग इंस्ट्रूमेंट में जो आपके घरों में एनर्जी मीटर लगा हुआ है, जिसको हम बोलते हैं एम्पियर आवर, एम्पियर आवर बोलते हैं इसको। ठीक है, किलो एम्पियर आवर। तो ये हाँ, तो क्या हो जाएगा इसका? तो ये इसमें आपका एनर्जी मीटर हो गया, इसमें आपका ईसीजी हो गया, इसमें आपका गैल्वेनोमीटर हो गया, और इसमें आपका एमीटर हो गया, वोल्ट मीटर हो गया, आपका ओमीटर हो गया। तो शायद आपको चीजें यहाँ पे क्लियर है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, द स्विच बोर्ड इंस्ट्रूमेंट शुड बी माउंटेड इन विच पोजीशन। स्विच बोर्ड इंस्ट्रूमेंट को किस स्थिति में माउंट करना चाहिए? वर्टिकल स्थिति में, हॉरिजॉन्टल स्थिति में, आइदर 1 और 2। इसका मतलब है या तो वर्टिकल माउंट कर लो या फिर हॉरिजॉन्टल माउंट कर लो, नाइदर 1 नॉर 2। इसका मतलब है ना तो वर्टिकल पोजीशन में ना फिर हॉरिजॉन्टल पोजीशन में। ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, पर है तो सिंपल बेसिक क्वेश्चन है, पर आप हमेशा गलती कर जाते हैं। जो हमारे स्विच बोर्ड होते हैं, स्विच बोर्ड वाले जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं, हमेशा हमको कैसे इसको माउंट करते हैं, कैसे लगाते हैं, तो ये हमेशा हमें वर्टिकल लगाना चाहिए। कैसे लगाना चाहिए? हमेशा ऑलवेज वर्टिकल लगाना चाहिए। तो इसका जिसने जवाब दिया ऑप्शन नंबर ए, उसका बिल्कुल सही जवाब है, इसका ऑप्शन ए हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। The function of shunt in an ammeter is to।
इसका मतलब है एक एमीटर में शंट का किस तरह से यूज किया जाता है। बाईपास द करंट, करंट को बाईपास करने के लिए। इंक्रीज द सेंसिटिविटी ऑफ एमीटर, इसका मतलब है एक एमीटर की सेंसिटिविटी को बढ़ाने के लिए। इंक्रीज द रेजिस्टेंस ऑफ एमीटर, एक एमीटर की रेजिस्टेंस को बढ़ाने के लिए, या नन ऑफ दीज। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन, देखो जो आपका परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल इंस्ट्रूमेंट है ना, उसके जो अंदर जो गैल्वेनोमीटर है, उस गैल्वेनोमीटर के हम रेंज को बढ़ाने के लिए हम क्या करते हैं, हम उसको क्या करते हैं, हम उसको एक पैरेलल में एक लो रेजिस्टेंस यूज करते हैं, जिससे हम उसका रेंज एक हाई हो जाता है, जिससे हम एमीटर बोलते हैं। ठीक है, तो एक सीरीज उसके पैरेलल में हमने जब लो रेजिस्टेंस लगाया, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब है हमें पता है जो हमारा करंट होता है हमेशा लो रेजिस्टेंस पाथ को प्रीफर करता है, यानी कि ज्यादा जो करंट हमारे कहां से जाते हैं, तो हमारे ज्यादातर करंट हमारे लो रेजिस्टेंस से जाते हैं। तो हमने इसके पैरेलल में अगर लो रेजिस्टेंस कनेक्ट कर दिया तो सारा करंट वहां से चला जाएगा। जब वहां से चला जाएगा तो हम उसको बाईपास करते हैं। देखो हमारा जो मेन हाईवे होता है, मेन हाईवे है, वहां पे अगर भीड़ अगर बढ़ गई, वहां पे ज्यादा ट्रैफिक लग गया, तो हम क्या करते हैं, एक हमारा जो सड़क ऐसा सड़क होता है जो बिल्कुल खाली होता है, हम गाड़ियां को वहां से प्रीफर कर देते हैं, भाई तो अपनी गाड़ी लेके यहाँ पे जा। तो क्या करते हैं हम उसको बाईपास, इसीलिए तो बोलते हैं उस रोड को क्या बोलते हैं, बाईपास रोड बोलते हैं। तो जो हमने उसके पैरेलल में जो लो रेजिस्टेंस लगाया तो सारे करंट वहां से निकल गया, तो हम उसको बाईपास द करंट कहते हैं। तो जिसका जिसने जवाब दिया ऑप्शन ने, उसका बिल्कुल सही जवाब है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, द मल्टीप्लायर एंड द मीटर कोयल इन ए वोल्ट मीटर आर इन। इसका मतलब है एक वोल्ट मीटर के अंदर एक मीटर कोयल और जो मल्टीप्लायर होता है वो कैसे जुड़ा होता है, सीरीज में जुड़ा होता है, पैरेलल में जुड़ा होता है, सीरीज और पैरेलल दोनों में जुड़ा होता है, या नन ऑफ दीज। तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन, आपसे सिंपल भाषा में अगर बताऊं मैं आपको, तो आपसे ये पूछ रहा हूं कि जो आपके वोल्ट मीटर होते हैं, ठीक है, इसके जो वोल्ट मीटर जो आपके मल्टीप्लायर होता है, यानी कि क्या बोल सकते हैं, मल्टीप्लायर क्या होता है, किसी भी वोल्ट मीटर को जो हम उसके वैल्यू को बढ़ाने के लिए जो तरीका यूज करते हैं उसी को तो मल्टीप्लायर कहते हैं हम। तो हम वोल्ट मीटर की रेंज को बढ़ाने के लिए क्या करते हैं, हम उसकी एक सीरीज में एक हाई रेजिस्टेंस कनेक्ट करते हैं, जिससे क्या होता है उसकी जो रेंज हो जाती है बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। तो आपसे क्वेश्चन वही पूछ रहा कि जो वोल्ट मीटर है उसको जो मल्टीप्लायर जो यूज करते हैं कैसे करते हैं, तो सीरीज में करते हैं। कैसे करते हैं, सीरीज में करते हैं। तो जिसने जवाब दिया इसका ऑप्शन है सीरीज, बिल्कुल सही है। अगर यहाँ पे एक चीज होता, वोल्ट मीटर ना देकर वहां पर आपका एमीटर होता, तो हम उसके लिए पैरेलल यूज करते हैं, और पैरेलल के लिए जो मल्टीप्लायर होता है, जो रेजिस्टेंस लगाते हैं उसकी वैल्यू लो होती है, जो आपका वोल्ट मीटर होता है उसके सीरीज में जो हम रेजिस्टेंस कनेक्ट करते हैं उसका रेजिस्टेंस आपका बहुत ज्यादा होता है। शायद आपको चीजें क्लियर है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, ए मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट कैन बी यूज्ड फॉर। इसका मतलब है एक मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट का यूज कहां पर किया जाता है, डीसी मेजरमेंट के लिए, एसी मेजरमेंट के लिए, बोथ एसी एंड डीसी मेजरमेंट के लिए, या नन ऑफ द अबव। तो यहाँ पे देखो आपको पता होना चाहिए जो हमारे एक मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट होते हैं, हम इसका यूज हम कहाँ पे करते हैं। तो इसका बिल्कुल सिंपल, आपके सामने बस एक चीज आए, क्या चीज, आपका परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल, यानी कि अगर परमानेंट मैग्नेट अगर ना भी लिखा हो, अगर सामने आ जाए मूविंग कॉइल आ जाए, आयरन है ना, यहाँ पे क्या मेंशन है, आयरन मेंशन है। अगर आयरन में हटा के यहाँ पे अगर यहाँ पे कॉइल मेंशन कर दो तो ये हो जाएगा डीसी। एक अकेला ऐसा जो मूविंग कॉइल है, चाहे परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल है, ये आपका डीसी होता है। इसके अलावा जितने भी आपके इंस्ट्रूमेंट होते हैं सब आपके एसी डीसी दोनों पे होते हैं, पर ये अकेला है जो आपके यूनिफॉर्म होता है स्केल, और जो आपके मूविंग आयरन होते हैं इसका स्केल आपका नॉन यूनिफॉर्म होता है। इसका जिसने जवाब दिया आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि बहुत एसी और डीसी, इसका बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, जो हमारे मूविंग आयरन होते हैं ये हमारे दो टाइप के होते हैं, एक होता है अट्रैक्शन टाइप, दूसरा होता है हमारा रिपल्शन टाइप। शायद आपको चीजें क्लियर है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपके सामने है, द स्केल ऑफ रेक्टिफायर इंस्ट्रूमेंट इज। इसका मतलब है एक रेक्टिफायर इंस्ट्रूमेंट का स्केल कैसा होगा, लीनियर स्केल होगा, नॉन लीनियर स्केल होगा, आइदर 1 और 2। इसका मतलब है या तो लीनियर होगा या फिर नॉन लीनियर होगा, या फिर कोई भी नहीं, ना तो वो लीनियर होगा ना नॉन लीनियर होगा। सपोज करो आपको याद नहीं है, ठीक है, आपको पता ही नहीं है कि लीनियर होता है नॉन लीनियर होता है, आप सपोज करो आप भूल गए, तो आपको सबसे पहले दिमाग में सेट करो कि रेक्टिफायर हम किस लिए यूज करते हैं। तो रेक्टिफायर हम क्या करते हैं, एसी को डीसी में चेंज करने के लिए करते हैं, यानी कि मेन हमारा क्या, हमें आउटपुट क्या मिल रहा है, डीसी मिल रहा। तो हमें पता है जो डीसी वाले इंस्ट्रूमेंट होते हैं, डीसी वाले,
तो हमारे डीसी वाले कैसे होते हैं, लीनियर होते हैं। जो हमारा मूविंग कॉइल है किस पे काम करता है, डीसी सप्लाई पे काम करता है। जब ये डीसी सप्लाई पे काम कर रहा है, जब वो लीनियर है, तो रेक्टिफायर इंस्ट्रूमेंट पे क्या होगा, आपका लीनियर होगा ना, क्या होगा, लीनियर होगा। तो इसका जिसने जवाब दिया आपका ऑप्शन ए, उसका बिल्कुल सही जवाब है। शायद आपको चीजें क्लियर है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, टू मेजर करंट एट हाई फ्रीक्वेंसी वी मस्ट यूज। इसका मतलब है अगर आपको करंट को हाई फ्रीक्वेंसी पर मेजर करना है तो आपको किसका यूज करना पड़ेगा? मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट का, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंस्ट्रूमेंट का, थर्मोकपल इंस्ट्रूमेंट का, या नन ऑफ दीज? तो यहाँ पे कमेंट सेक्शन में जवाब दो। तो आपको बहुत प्यारा क्वेश्चन है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। पहले मैं आपको जवाब आप दो, फिर मैं आपको हल्का फुल्का 2-4 लाइन बताना चाहता हूँ, ठीक है। इसका जिसने जवाब दिया ऑप्शन नंबर सी, यानी कि थर्मोकपल इंस्ट्रूमेंट, बिल्कुल सही जवाब है। जो हमारे थर्मोकपल इंस्ट्रूमेंट होते हैं, ये कौन से आपके इफेक्ट पे काम करते हैं? तो ये आपके थर्मो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, या फिर इसका दूसरा नाम क्या आपका सी बैक इफेक्ट। क्या नाम है? थर्मो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। इसका दूसरा नाम क्या आपका? सी बैक इफेक्ट, ठीक है। इसके अंदर जो करंट होता है, उस करंट की जो वैल्यू होती है वो आपके आरएमएस वैल्यू होती है। कैसे होती है, कैसे वैल्यू को मेजर करता है? ये आरएमएस वैल्यू को मेजर करता है। और जो इसका करंट होता है, ये आपके सप्लाई, जो इनपुट सप्लाई की जो वेव फॉर्म है, उससे आपका इंडिपेंडेंट होता है। क्या होता है? इंडिपेंडेंट होता है। और जो इसके जो करंट, जो इसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है, ठीक है, जो फ्रीक्वेंसी जो मेजर करता है, उस फ्रीक्वेंसी के, हाँ, जिस फ्रीक्वेंसी की करंट को ये मेजर करता है, उस फ्रीक्वेंसी का जो करंट का जो फ्रीक्वेंसी होता है, उसका रेंज कितना होता है? 50 मेगा हर्ट्ज। 50 मेगा हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी वाले करंट को हम इसके थ्रू मेजर कर लेते हैं। और जो करंट है, उसकी जो वैल्यू होती है, वो किस में होती है? आपके आरएमएस फॉर्म में होती है। किससे होती है? आरएमएस फॉर्म में होती है। हम इसको रेडियो फ्रीक्वेंसी करंट भी बोल देते हैं इसको। शायद आपको चीजें यहाँ पे क्लियर है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं फटाफट। तो अगला क्वेश्चन आपके सामने है, द रेजिस्टेंस इन द सर्किट ऑफ मूविंग कॉइल ऑफ ए डायनोमोमीटर शुड बी। इसका मतलब है एक मूविंग कॉइल इंस्ट्रूमेंट के अंदर, जो एक डायनेमोमीटर के अंदर जो मूविंग कॉइल इंस्ट्रूमेंट, जो मूविंग कॉइल यूज की जाती है, उसका रेजिस्टेंस कैसा होना चाहिए? 0 होना चाहिए, लो होना चाहिए, हाई होना चाहिए, या नन ऑफ दीज? देखो, ये बहुत प्यारा क्वेश्चन है। बहुत बच्चों ने रट्टा मारा होगा, पर आज मैं आपको बता दूं, आज रट्टा मारना भूल जाओ। आप रट्टा मारना भूल जाओ, बिल्कुल, ठीक है। ये बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन आपका, यहाँ पे बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन आपको पता होना चाहिए। देखो ये क्वेश्चन क्या है, आप इसका कमेंट सेक्शन में जवाब दो। देखो, रेजिस्टेंस इन द सर्किट ऑफ द मूविंग कॉइल ऑफ ए डायनोमीटर शुड बी। आपसे ये पूछना, जो आपके डायनोमीटर टाइप जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं, उसके जो मूविंग कॉइल है, आपका मूविंग कॉइल, ठीक है, उसका जो रेजिस्टेंस है, वो रेजिस्टेंस आपका कैसा होना चाहिए? लो रेजिस्टेंस होना चाहिए, हाई रेजिस्टेंस होना चाहिए, कैसा होना चाहिए? ठीक है। तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन, शायद आपको समझ में नहीं आ रहा होगा। देखो यहाँ पे आपको पता है कि जो हमारे मीटर होते हैं ना, तो हमारे मीटर, जो एनर्जी मीटर हो, चाहे आपके डायनोमीटर टाइप मीटर हो, आपके 2 टाइप के कॉइल होते हैं। कैसे होते हैं? एक होता है प्रेशर कॉइल, जिसका दूसरा नाम क्या आपका? मूविंग कॉइल। और एक होता है आपका करंट कॉइल। क्या होता है? करंट कॉइल। तो करंट कॉइल आपके सीरीज में लगा होता है। जो आपके प्रेशर कॉइल होते हैं, जो आपके मूविंग कॉइल होती है, ये आपके पैरेलल में लगे होते हैं। कैसे लगे होते हैं? पैरेलल में होते हैं। तो आप सबसे पहले क्वेश्चन आपका क्या बनता है? आप सबसे पहले क्वेश्चन आपका ये बनता है कि जो आपके वॉट मीटर होते हैं, मोस्टली आपके वॉट मीटर किस टाइप के इंस्ट्रूमेंट होते हैं? तो मोस्टली आपके जो वॉट मीटर होते हैं, ये आपके डायनोमीटर टाइप होते हैं। कैसे होते हैं? डायनोमीटर टाइप होते हैं। पर जो आपके जो मोस्टली जो आपके इंडक्शन टाइप जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं, जो आपके मोस्टली एनर्जी मीटर होता है, ये आपके इंडक्शन टाइप होता है। और जो आपके मोस्टली वॉट मीटर होता है, ये आपके डायनोमीटर टाइप होते हैं, ठीक है। तो डायनोमीटर टाइप जो इंस्ट्रूमेंट है, इसमें जो आपकी प्रेशर कॉइल है, या फिर जिसे बोलते हैं मूविंग कॉइल है, उसका रेजिस्टेंस कैसा होता है? तो आपको पता है, जो भी कॉइल आपके पैरेलल में कनेक्ट होती है, ठीक है, हमेशा पैरेलल में रेजिस्टेंस किसका लगाते हैं? हाई वाला लगाते हैं इसमें। तो हमें रेजिस्टेंस इसका हमेशा हाई रखते हैं। पर एक आपका जो वो कौन सा है, एमीटर है, एमीटर की रेंज को बढ़ाने के लिए वहां पे हम बस लो लगाते हैं। इसके अलावा जितनी भी रेजिस्टेंस आपके पैरेलल में लगते हैं, वो हमेशा हाई लगाते हैं। तो इसका क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा बिल्कुल आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी कि जो हमारा प्रेशर कॉइल होता है, उसका जो रेजिस्टेंस होता है, वो रेजिस्टेंस आपका हाई होता है। शायद आपको चीजें क्लियर है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, द डायनामोमीटर वाट मीटर कैन बी यूज्ड फॉर। इसका मतलब है एक डायनामोमीटर टाइप के वाट मीटर का यूज आप कहां पर करते हो? डीसी मेजरमेंट के लिए करते हो, एसी मेजरमेंट के लिए करते हो,
एसी और डीसी दोनों के मेजरमेंट के लिए करते हो या नन ऑफ द अबव? ये क्वेश्चन जो है आपका बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, आपका बहुत सही क्वेश्चन है आपका। ठीक है, जो हमारे डायनोमीटर टाइप जो वॉट मीटर होते हैं, ये आपको हम यूज कहाँ पे करते हैं? हम इसको एसी और डीसी दोनों पे यूज करते हैं। कहाँ पे करते हैं? एसी और डीसी दोनों पे यूज करते हैं। पिछला क्वेश्चन आपका ये था, जो आपके डायनोमीटर टाइप होते हैं उसमें जो प्रेशर कॉइल होता है, जो मूविंग कॉइल होता है, वो हाई रजिस्टिव होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? हाई रजिस्टिव होना चाहिए। साथ ही साथ जो दूसरा क्वेश्चन आपका क्या बनता है कि जो आपके एनर्जी मीटर होते हैं, उसका जो मूविंग कॉइल है, जो प्रेशर कॉइल है, उसका रेजिस्टेंस कैसा होना चाहिए? तो उसका रेजिस्टेंस आपका बिल्कुल हाई इंडक्टिव होना चाहिए। कैसा? उसके जो प्रेशर कॉइल है चाहे मूविंग कॉइल है, उससे हम हाई इंडक्टिव होता है वो। तो जो डायनोमीटर टाइप में जो आपका मूविंग कॉइल होता है, हाई रजिस्टिव होता है वो। तो हमेशा याद रखना, जब आपका एनर्जी मीटर आए तो वहां पे क्या आता है? आपका हाई इंडक्टिव होता है। आपके सामने अगर डायनोमीटर टाइप है तो हाई वहां पे रजिस्टिव होता है। और एक आपको और चीज बता दूं, अकेला आपका ऐसा डायनोमीटर टाइप जो वॉट मीटर होता है, ये आपका लीनियर होता है। क्या होता है? लीनियर होता है। बाकी जो आपके एमीटर हो चाहे आपके वोल्ट मीटर हो, जो डायनोमीटर टाइप मीटर के जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं वो आपके नॉन लीनियर होते हैं। पर अकेला एक ऐसा वॉट मीटर है, अगर वो डायनोमीटर टाइप है तो एक ऐसा वॉट मीटर होता है जो आपके लीनियर होता है अकेला। बाकी अगर डायमीटर टाइप के जो इंस्ट्रूमेंट है, जो आपके एमीटर हो चाहे वोल्ट मीटर, ये आपके नॉन लीनियर होते हैं। पर वॉट मीटर ये इकलौता ऐसा बंदा है जो आपका लीनियर होता है। शायद आपको चीजें क्लियर है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, एन इंडक्शन वाट मीटर कैन बी यूज फॉर। एक इंडक्शन वाट मीटर का यूज कहां पर किया जा सकता है? डीसी मेजरमेंट के लिए, 50 हर्ट्ज की एसी के लिए, बोथ एसी एंड डीसी यानी कि एसी और डीसी दोनों के लिए, या फिर हाई फ्रीक्वेंसी एसी के लिए? तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन। आपका इंडक्शन टाइप जो होता है, इसका कहाँ यूज करते हैं? तो इसको हम करते हैं कहाँ पे? तो हम इसको करते हैं 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी के लिए, यानी कि जहाँ पे एसी आपका सप्लाई आ जाए, आपका एसी सप्लाई के लिए हम इंडक्शन वॉल्टमीटर यूज करते हैं। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा? इसका जिसने जवाब दिया ऑप्शन नंबर बी 50 हर्ट्ज एसी सप्लाई, तो इसका बिल्कुल सही जवाब है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं फटाफट। अगला क्वेश्चन है आपका, एन ओम मीटर इज ए इंस्ट्रूमेंट। एक ओम मीटर किस प्रकार का इंस्ट्रूमेंट होता है? मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट होता है, मूविंग कॉइल इंस्ट्रूमेंट होता है, डायनेमोमीटर टाइप का इंस्ट्रूमेंट होता है, या नन ऑफ दीज? ये बहुत सही क्वेश्चन आपका। आपसे पूछता है कि एमीटर ओम मीटर जो होता है किस टाइप का इंस्ट्रूमेंट होता है। देखो, जो आपके एमीटर है, जो आपके वोल्ट मीटर है, ये आपके मूविंग आयरन भी हो सकते हैं, मूविंग कॉइल भी होता है, और डायनामोमीटर टाइप भी होता है, और इंडक्शन टाइप भी होता है। कैसे क्या होता है? देखो मैंने आपको बता दूं, जो आपके एनर्जी मीटर हो गया, सॉरी वो आपके वोल्ट मीटर हो गया, आपके वोल्ट मीटर हो गए, और आपके एम मीटर हो गए, ये आपके इंडक्शन टाइप भी हो सकता है, मूविंग कॉइल भी हो सकता है, और डायनामोमीटर टाइप होता है। पर जो आपका ओम मीटर होता है, ये आपका ओम मीटर कैसा होता है? ये हमेशा आपका मूविंग कॉइल इंस्ट्रूमेंट होता है। कैसा होता है? मूविंग कॉइल इंस्ट्रूमेंट होता है। इसका जवाब हो जाएगा बिल्कुल सही। अगर आपके यहाँ पे होता क्या चीज, अगर यहाँ पे होता आपका एमीटर, वोल्ट मीटर और वॉट मीटर, तो आपके सारे टाइप हो सकते थे, तीनों हो सकता था। आयरन भी होता है, वो कॉइल भी होता है, और डायनेमो होता है। पर जो आपके सामने ओम मीटर आ जाए, तो ओम मीटर भाई आपका मूविंग कॉइल इंस्ट्रूमेंट होता है। सारी चीजें क्लियर है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं फटाफट। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, किसी भी मैगर के अंदर इलेक्ट्रिकल पावर किसके द्वारा दी जाती है? बैटरी के द्वारा, इन्वर्टर के द्वारा, परमानेंट मैग्नेट डीसी जनरेटर के द्वारा, या फिर एसी जनरेटर के द्वारा? बहुत सिंपल क्वेश्चन है। जो आपका मैगर है, सबसे पहले मैगर क्या करता है? तो हाई रेजिस्टेंस में करता है। उसके जो रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी होती है? तो आपके 0.1 मेगा ओम से ज्यादा होती है। ठीक है, और मैगर के अंदर जो आपके वोल्टेज प्रोवाइड होता है, यानी कि इलेक्ट्रिकल पावर जो प्रोवाइड होता है, उसी के अंदर एक डीसी जनरेटर लगा होता है। और डीसी जनरेटर पे कैसा होता है? परमानेंट मैग्नेट होता है। तो इसका जिसने जवाब दिया ऑप्शन नंबर सी, उसका बिल्कुल सही जवाब है। मुझे आप ये बता सकते हो, जो मैगर के जो हम घुमाते हैं उसको, तो कितने स्पीड पे घुमाते हैं उसको हम, ठीक है, उसकी स्पीड बताना आपको। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, इन ए मैगर कंट्रोलिंग टॉर्क इज प्रोवाइडेड बाय। इसका मतलब है एक मैगर के अंदर कंट्रोलिंग टॉर्क किस चीज के द्वारा प्रोवाइड किया जाता है? स्प्रिंग के द्वारा, ग्रेविटी के द्वारा, कोयल के द्वारा, या फिर एडी करंट के द्वारा? मुझे लग रहा है कि आज की क्लास का, या फिर मैं ये बोल सकता हूँ पूरे इंस्ट्रूमेंट सब्जेक्ट का सबसे बेहतरीन का कोई क्वेश्चन है तो आपका यही क्वेश्चन है। पूरे इंस्ट्रूमेंट का सबसे बेहतरीन क्वेश्चन, सबसे बेहतरीन, सबसे खास, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो आपका यही क्वेश्चन। आपका मैगर में जो हम कंट्रोलिंग टॉर्क प्रोवाइड करते हैं उसको किसके थ्रू करते हैं? भाई ये क्वेश्चन आप जवाब दो, मैं समझ जाऊंगा कि आपका बेसिक बिल्कुल क्लियर है आपका।
ठीक है। अगर मैं आपको बात करूं जो हमारे कंट्रोलिंग टॉर्क आपके और भी होते हैं, जो हमारे इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट है कौन कौन से, अगर मैं बात करूं आपके एमीटर, वोल्टमीटर और आपके जो और भी कुछ है, तो हम वहां पे जो स्प्रिंग जो कंट्रोलिंग करते हैं, हम वहां पे स्प्रिंग कंट्रोल मेथड यूज करते हैं और ग्रेविटी कंट्रोल मेथड यूज करते हैं। हम इसको हम कंट्रोलिंग टॉर्क को कंट्रोल करने के लिए, चाहे प्रोवाइड कराने के लिए, कंट्रोलिंग टॉर्क को प्रोवाइड कराने के लिए हम स्प्रिंग और ग्रेविटी यूज करते हैं। ग्रेविटी जहां पे वर्टिकल है ग्रेविटी, और स्प्रिंग को जहां पे बेस्ट हमें चाहिए स्प्रिंग कराते हैं। पर जो आपका मैगर एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है जहां पे हम स्प्रिंग कंट्रोल, उसके अंदर जो कॉइल लगी होती है उसी कॉइल के थ्रू हम प्रोवाइड कराते हैं। इसका जिसने जवाब दिया ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है। सबसे लेटेस्ट क्वेश्चन है आपका। बाकी जितने भी इंस्ट्रूमेंट है हम वहां पे ग्रेविटी और स्प्रिंग कंट्रोल यूज करते हैं, पर मैगर एक इकलौता ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसके अंदर जो कॉइल है उसी कॉइल के अंदर ही ऐसा ऐसा टॉर्क बनता है जो हमारे कंट्रोलिंग टॉर्क प्रोवाइड करा देता है। वो शायद आपको चीजें क्लियर है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, द बेस्ट डिवाइस टू मेजर द ट्रू ओपन सर्किट ईएमएफ ऑफ ए बैटरी इज। इसका मतलब है किसी भी बैटरी के अंदर ओपन सर्किट इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स को ज्ञात करने के लिए किस इंस्ट्रूमेंट का यूज किया जाएगा? डीसी वोल्टमीटर का, एमीटर एंड ए नॉन रजिस्टर, डीसी पोटेंशियोमीटर, या नन ऑफ दीज? बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, बिल्कुल सिंपल। ओपन सर्किट ईएमएफ को आप मेजर करना है, आपको ट्रू ओपन सर्किट ईएमएफ को आपको मेजर करना है बैटरी में। तक कौन सा किसका यूज करते हो, किस डिवाइस का यूज करते हो, तो आप करते हो डीसी पोटेंशियोमीटर। क्या डीसी पोटेंशियोमीटर इसका बिल्कुल जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं फटाफट। तो अगला क्वेश्चन है आपका, वैगनार अर्थिंग डिवाइस इज यूज टू एलिमिनेट। तो वैगनार अर्थिंग डिवाइस से आप किस चीज को, तो ये जो वैगनार अर्थिंग डिवाइस है ये आपका एरर को कैसे दूर करेगा? इलेक्ट्रोस्टैटिक कपलिंग का यूज करके, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कपलिंग का यूज करके, बोथ, एक 1 और 2, या नन ऑफ दी अबव? बिल्कुल, बहुत अच्छा क्वेश्चन। आपको 2-3 क्वेश्चन और आपको क्लियर कर दूंगा। जो वैगनार जो अर्थिंग है, ठीक है, हम इसको एलिमिनेट करने के लिए हम कौन सा डिवाइस कैसे यूज करते हैं? जो वैगनार जो अर्थिंग जो डिवाइस है, हम कौन से किसको हम इसको मतलब एरर को दूर करने के लिए हम कौन सा मेथड यूज करते हैं? तो आप फटाफट जवाब दो। तो इसका जिसने भी जवाब दिया ऑप्शन नंबर है इलेक्ट्रोस्टैटिक कपलिंग, इसका बिल्कुल सही जवाब है। अगर आपको थोड़ा सा मैं बता दूं, एक होता है हमारा क्या चीज, एक होता है हमारा क्या चीज, पैरास्टैटिक। क्या होता है पैरास्टैटिक, जिसका दूसरा नाम है आपका स्ट्रे कैपेसिटेंस। ये क्या होते हैं, आपके जो ब्रिज होते हैं ना, उस ब्रिज के दो आर्म्स के बीच में एक कैपेसिटेंस बन जाता है। हम उसको क्या कहते हैं, पैरासिटिक कैपेसिटेंस बोलते हैं, या फिर हम बोलते हैं उसको स्ट्रे कैपेसिटेंस बोलते हैं। उसके वजह से क्या होता है, उसके वजह से उसमें बहुत प्रॉब्लम क्रिएट होता है। इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए हम वैगनार अर्थिंग का यूज करते हैं। और वैगनार ये जो बनता है, ये कैसे बनता है, ये बनता है आपके कैसे, जो आपके जो ब्रिज है ना, उस ब्रिज के दो आर्म्स के बीच में बन जाएगा। फिर हम ये बोल सकते हैं एक आर्म्स हो गया और आपके ग्राउंड के बीच में कैपेसिटेंस जनरेट हो जाता है। यानी जो कैपेसिटेंस हमें चाहिए नहीं वो ऑटोमेटिक जनरेट हो जाता है आपके डीसी सर्किट में, ठीक है, सॉरी इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में, और आपको एक तरह से प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। तो हम उसके लिए वैगनार अर्थिंग यूज करते हैं। साथ ही साथ क्वेश्चन आपको 2-3 और बनते हैं। क्या बनता है, जो आपके इंडक्शन इफेक्ट होता है, हम उसको एलिमिनेट करने के लिए कौन सा डिवाइस यूज करते हैं? तो हम वहां पे बाइपोलर वाइंडिंग यूज करते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन आपका और बनता है कि जो आपके अफेक्टिव कैपेसिटेंस होता है, हम उसको एलिमिनेट करने के लिए क्या यूज करते हैं? तो हम उसको करते हैं आपके क्या चीज करते हैं, हम करते हैं R10 क्या R10 पेरी बाइंडिंग यूज करते हैं। इसका दूसरा नाम क्या है, विलियम एडवर्ड R10 जॉन पेरी। ठीक है, इसके बहुत से नाम है। एक क्वेश्चन आपका और बनता है कि जो आपके मैग्नेटिक लॉस है, इस स्ट्रे मैग्नेटिक लॉस को अवॉइड करने के लिए क्या यूज करते हैं? तो हम उसके लिए सीडिंग यूज करते हैं। क्या करते हैं, सीडिंग यूज करते हैं। एक और चीज होता है आपका, जो आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक इफेक्ट होता है, जिसे बोलते हैं सी इफेक्ट, सी बैक इफेक्ट, हम इसको एलिमिनेट करने के लिए क्या यूज करते हैं? तो हम इसको एलिमिनेट के लिए आपके रिवर्सिबल स्विच यूज करते हैं। क्या करते हैं, रिवर्सिबल स्विच यूज करते हैं। एक क्वेश्चन आपको और बता देता हूं, जो आपका लीकेज करंट रहता है, हम इसको अवॉइड कराने के लिए कौन क्या यूज करते हैं? हम इसके लिए गार्ड यूज करते हैं, गार्ड टर्मिनल यूज करते हैं। शायद आपको चीजें क्लियर है। अगले क्वेश्चन, आज का लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो लास्ट क्वेश्चन आपके सामने है, द इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट विद लीनियर स्केल इज। निम्नलिखित 4 उपकरणों में से किस इंस्ट्रूमेंट का स्केल लीनियर होगा? पीएमएमसी, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंस्ट्रूमेंट, डायनामोमीटर इंस्ट्रूमेंट, या फिर थर्मोकपल इंस्ट्रूमेंट?
बहुत सिंपल क्वेश्चन आपसे यह पूछ रहा कैसा कौन सा इंस्ट्रूमेंट है जो आप इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट तो है ही है, साथ ही साथ क्या चीज है वो आपके लीनियर स्केल होना चाहिए। तो आपको पता है, मैंने कई बार बताया, जब भी आपके सामने मूविंग कॉइल आ जाए तो ये आपका लीनियर स्केल है। एक बात मैं आपको और बता दूं, जो आपका डायनोमीटर टाइप जो वॉट मीटर होता है अकेला, एमीटर और वोल्ट मीटर के बारे में बात नहीं कर रहा हूं मैं आपको, एक अकेला वॉट मीटर जो होता है आपके डायनोमीटर टाइप वो भी कहीं आपके, वो भी आपके लीनियर में आता है। बाकी इसके एमीटर और वोल्ट मीटर ये आपके किस में आते हैं, ये आपके नॉन लीनियर में आते हैं। पर परमानेंट मैग्नेट कॉइल जो है ये आपका किस में आता है, ये आपके लीनियर में आता है। शायद आपको चीजें क्लियर है। तो आज के लिए इतना रखते हैं। मुझे लग रहा है कि आपको बहुत सेशन आज का अच्छा लगा होगा। तो प्रेम सर अभी आपको एक शायरी सुनाएंगे, फिर आपसे कल मिलेंगे फिर, ठीक है प्रेम सर। तो जाते जाते खूबसूरत पोएट्री आप सबके लिए। बदला ना अपने आप को जो थे वही रहे, बदला ना अपने आप को जो थे वही रहे, मिलते रहे सभी से मगर अजनबी रहे। दुनिया न जीत पाओ तो हारो न खुद को तुम, दुनिया न जीत पाओ तो हारो न खुद को तुम, थोड़ी बहुत तो जहां में नाराजगी रहे। अपनी तरह सभी को किसी की तलाश थी, हम जिसके भी करीब रहे दूर ही रहे। गुजरो तो बाग से, गुजरो जो बाग से तो दुआ मांगते चलो, जिसमें खिले हैं फूल वो डाली हरी रहे, जिसमें खिले हैं फूल वो डाली हरी रहे। तो जिसने जिसने वीडियो देखा लास्ट में जरूर कमेंट करना, में फीडबैक जरूर देना। अगर आप चाहते हो कि कंटिन्यू ऐसे क्लास हो इंस्ट्रूमेंट की, डीसी मशीन की, एसी सर्किट की, डीसी सर्किट की, इलेक्ट्रॉनिक्स जो भी चीज है टेक्निकल के लिए, जो आपके टीजी2 के लिए बेस्ट हो, आपके यूपीपीसीएल के लिए बेस्ट हो, आपके सीआईटीएस के लिए हो, चाहे कोई भी एग्जाम के लिए हो, तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और एक और मैंने ग्रुप बनाया है इलेक्ट्रीशियन, जीपी इलेक्ट्रीशियन करके, अगर आप वहां पे ऐड होना चाहते हो तो आप कमेंट सेक्शन में बोल सकते हो, तो फिर मैं वहां पे लिंक आपको प्रोवाइड करा दूंगा, आप वहां पे ऐड हो जाओगे। ठीक है, आज के लिए इतना रखते हैं। जय हिंद।